हमने इक्वेशन प्राप्त की थी एम वी बी इज इक्वल टू एम वी डैश एक्स। तो यहाँ से एम और एम तो कैंसिल हो जाएगा, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी डैश की वैल्यू वी डैश इज इक्वल टू वी बी अपॉन एक्स। वी डैश इज इक्वल टू वी बी अपॉन एक्स। तो वी डैश इज इक्वल टू वी बी अपॉन एक्स। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब देखिए, जब अल्फा कण नाभिक से अत्यधिक दूरी पर था तो उसमें केवल गतिज ऊर्जा थी। हम कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो उसकी ऊर्जा नियत रहेगी, चाहे वो बिंदु P पर हो, प्रारंभिक बिंदु पर हो, चाहे बिंदु A पर हो। तो जैसे जैसे अल्फा कण नाभिक के नज़दीक आता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कम होती जाएगी और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी, लेकिन दोनों का जो योग होगा वो उतना ही होगा जितना कुल ऊर्जा बिंदु P पर थी। यानी बिंदु A पर अल्फा कण की कुल ऊर्जा का मान गतिज ऊर्जा तथा स्थित ऊर्जाओं के योग के तुल्य होगा, तथा यह मान अल्फा कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा यानी बिंदु P पर जब था तो उसमें केवल गतिज ऊर्जा थी, क्योंकि कोई बल नहीं लग रहा था, तो स्थितिज ऊर्जा शून्य थी, तो कुल गतिज ऊर्जा थी। तो दोनों एक बराबर होंगी, यानी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, प्रारंभ में जो वेग था v था तो हाफ एम वी स्क्वायर, और जब बिंदु A पर आया तो उसकी वेग हो गया v डैश, तो गतिज ऊर्जा हुई हाफ एम वी डैश स्क्वायर। और बिंदु A पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी नाभिक का आवेश Q1 Q2, नाभिक का आवेश Q1, अल्फा कण का आवेश नाभिक का आवेश Z1e, अल्फा कण का आवेश Z2e, यानी दोनों आवेशों का गुणनफल Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी, यानी जो डिस्टेंस है x, हमने x डिस्टेंस लिए यहाँ पर। बिंदु A पर नाभिक और अल्फा कण के बीच में डिस्टेंस कितनी है, x, यहाँ से यहाँ तक ये x डिस्टेंस है। यहाँ पर वेग है उसका v डैश, और इस स्थान पर उसकी गतिज ऊर्जा भी होगी उसमें, और इस जो नाभिक की जो कूलम बल लग रहा है उसकी वजह से उसमें स्थितिज ऊर्जा भी उत्पन्न हो जाएगी। तो जो स्थितिज ऊर्जा का मान होगा दोनों के आवेशों का गुणनफल बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 x। Z1e क्या है, नाभिक का आवेश मान लिया हमने, ये नाभिक का आवेश है, ये अल्फा कण का आवेश है। Z2e किसका है, अल्फा कण का आवेश, ठीक है ना। तो ये दोनों ऊर्जाओं का सम, यानी ये गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों का योग इस गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, क्योंकि प्रारंभ में जब अल्फा कण ने चलना प्रारंभ किया उस समय उस पर लगने वाला कूलम बल शून्य था, तो कुल ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा ही थी। लेकिन बिंदु A पर आने पर उस पर कूलम बल लगने लगा, उसी कारण स्थिति ऊर्जा उत्पन्न हो गई इसमें। ये स्थिति ऊर्जा कहाँ से आई, ये गतिज ऊर्जा में कमी की वजह से आई, तो इन दोनों का सम भी इसके बराबर होगा। तो हाफ एम वी स्क्वायर ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार पूर्व में प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर बिंदु A पर गतिज ऊर्जा, यानी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एम वी डैश स्क्वायर, यानी बिंदु A पर गतिज ऊर्जा प्लस बिंदु A पर स्थितिज ऊर्जा। तो Z1 Z2 ई स्क्वायर हो जाएगा, Z1 Z2 ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 x। अब इसमें क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन में 2 से तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर तो ये 2 आ गया, और m से डिवाइड कर दिया, तो m से डिवाइड कर दिया तो एक m आ गया, तो यहाँ से ये m/2 और m/2 हट गई, तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू v डैश स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 mx। अब हमने क्या किया कि इस v डैश स्क्वायर को इधर ले गए, v डैश स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2Z1 Z2 ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 mx। m से तो हमने डिवाइड किया इस इक्वेशन को, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 तो ऊपर आ गया, यहाँ पे m नीचे आ गया, और यहाँ से हट गए m/2 दोनों हट गए, ठीक है। तो ये आ गई वैल्यू। अब अगर हम v डैश स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ऐसा करो, v डैश स्क्वायर को इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस
ये वी स्क्वायर माइनस ये वैल्यू 2z1z2 स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 mx, ये बी डैश स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, इसी क्वेश्चन से निकाल लिया हमने। या तो वी स्क्वायर को इधर ले आओ, फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी यही क्वेश्चन आ जाएगी। अब आगे चलते हैं। अब इस पूरे में से वी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो वी स्क्वायर इसमें से कॉमन लिया तो इसकी जगह पे तो 1 हो गया। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, वी स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दिया तो वी स्क्वायर बटे वी स्क्वायर 1 हो गया, ये कॉमन ले लिया। यहाँ पे नीचे वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसमें यहाँ पर ये हो गया एम वी स्क्वायर 2z1z2 ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एम वी स्क्वायर एक्स। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? v1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब v1 स्क्वायर, v1 की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, ये क्वेश्चन 1 में वी डैश की, वी डैश इज इक्वल टू वी बी अपॉन एक्स। तो यहाँ पर वी डैश की जगह पर हम इसमें वी बी अपॉन एक्स रख देंगे, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी का सेम रहेगा, वी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 2z1z2 ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एम वी स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये वी स्क्वायर और ये वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ। ठीक है ना, तो इधर क्या बचेगा? केवल बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 2z1z2 ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एम वी स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इस एक्स स्क्वायर में से एक एक्स अंदर ले जाओ, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो बाहर तो रह गया एक एक्स यहाँ 1 में मल्टीप्लाई किया तो x, और इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से x हट गया। तो क्या मिलेगा हमें? बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2z1z2 ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एम वी स्क्वायर। अब हम अतिपरवलय की ज्यामिति से हम ये चीज़ें निकाल चुके हैं। ये जब जो चित्र था हमारा उसमें मैंने बताया था a की वैल्यू निकाल ली थी हमने, a इज इक्वल टू आया था b cot फाई, a इज इक्वल टू आया था b cot फाई। फिर x की वैल्यू यहाँ a था, a sec फाई प्लस 1, यहाँ पे भी cot फाई की a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो x की वैल्यू b cot फाई बाई 2। ये मैं बता चुका हूँ, जो चित्र बनाया था उसके नीचे मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी। ठीक है ना, तो अब ये जो x की वैल्यू है ये हम समीकरण 3 हमारा क्या था? बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2z1z2 ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एम वी स्क्वायर। तो x की वैल्यू हमने b cot फाई बाई 2 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ पे x आ रहा था, यहाँ भी x आ रहा था, तो ये दोनों वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है ना, अब इसमें हम ये जो वैल्यू है पूरी, ये इसको हम k मान लेते हैं। k कोई भी कोफिशिएंट है, k मान लिया हमने, कांस्टेंट है कोई, ये क्यों बार बार इतनी वैल्यूज हम लिखेंगे तो लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे k की वैल्यू इसको, तो इस पूरी वैल्यू को हमने k मान लिया। तो ये इक्वेशन हो गई हमारी बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी cot फाई बाई 2 ब्रैकेट में b cot फाई बाई 2 माइनस k, ये वैल्यू आ गई। ठीक है ना, अब एक b से ये b कट जाएगा, b स्क्वायर हट जाएगा इस b से, तो ये रह जाएगा b, इधर तो रह गया b, अब इधर रह गया cot फाई बाई 2, b तो हट गया, इससे कैंसिल हो गया, तो cot फाई बाई 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो पहली टर्म हो जाएगी b cot स्क्वायर फाई बाई 2, ये b cot स्क्वायर फाई बाई 2 माइनस k cot फाई बाई 2, k cot फाई बाई 2, ये वैल्यू आ गई, यानी b इज इक्वल टू b cot स्क्वायर फाई बाई 2 माइनस k cot फाई बाई 2। तो जो k cot फाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको इधर ले आओ, इसको जब इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा b माइनस b cot स्क्वायर फाई बाई 2, उन दोनों में से b कॉमन ले लो, तो k cot फाई बाई 2 इज इक्वल टू b कॉमन ले लिया, cot स्क्वायर फाई बाई 2 माइनस 1,
ये वैल्यू आ के कॉट 5/2 इज इक्वल टू बी कॉट स्क्वायर 5/2 माइनस 1। अब इस कॉट 5/2 से डिवाइड कर दो इधर राइट हैंड साइड में, तो इधर तो के रह जाएगा, के इज इक्वल टू बी, ये तो बी है ही, इसको ब्रैकेट में ले लो बाकी कॉट स्क्वायर 5/2 अपॉन कॉट 5/2, कॉट स्क्वायर 5/2 अपॉन कॉट 5/2। इस पूरे को, इतने पोर्शन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 2 cot 5, इसकी वैल्यू आएगी 2 cot 5। इसको आप सॉल्व करके देख लेना 2 cot, तो 2 cot 5 बी तो पहले से ही है, तो के की वैल्यू आ जाएगी के इज इक्वल टू 2b cot 5, के इज इक्वल टू 2b cot 5। अब मैंने चित्र में बताया था कि जो थीटा एंगल है थीटा प्लस 2 फाई इज इक्वल टू पाई, यानी 180 डिग्री होता है। मैंने चित्र जब समझाया था उसके नीचे मैंने बताया था थीटा प्लस 2 फाई। एक बार चित्र को देखो दोबारा से और समझो, थीटा है एंगल, थीटा की इधर फाई है और इधर फाई है, तो फाई प्लस थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ से 2 फाई इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, थीटा को इधर ले आओ, 2 फाई इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, तो फाई इज इक्वल टू पाई/2 माइनस थीटा/2, पाई/2 माइनस थीटा, ये फाई की वैल्यू आ गई। तो कॉट फाई कितना हो जाएगा, कॉट फाई की वैल्यू हो जाएगी कॉट पाई/2 माइनस थीटा/2, और कॉट 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला एक होता है, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, तो कॉट पाई/2 माइनस थीटा/2 इज इक्वल टू टेन थीटा/2। तो यहाँ पर हम कॉट फाई की जगह पर टेन थीटा/2 लिख सकते हैं, ये रहा टेन थीटा/2, तो ये के हो जाएगा के इज इक्वल टू 2b टेन थीटा/2, के इज इक्वल टू 2b टेन थीटा/2, के इज इक्वल टू 2b टेन थीटा/2। अब क्या किया, टेन को तो इधर ले आओ नीचे और के को इधर नीचे ले जाओ, तो इधर के को इधर लाएंगे तो ये जाएगा 2b अपॉन के, 2b अपॉन के, और टेन थीटा को इधर नीचे लाएंगे तो ये जाएगा 1/10 थीटा/2। इसको उल्टा कर देंगे तो ये जाएगा कॉट थीटा/2, तो कॉट थीटा/2 इज इक्वल टू 2b अपॉन के, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। कॉट थीटा/2 इज इक्वल टू 2b अपॉन के। अब देखिए ये हमारा नाभिक है, ये टारगेट न्यूक्लियस, ठीक है, और इधर से अल्फा कण आ रहे हैं, मान लीजिए जितने अल्फा कण आ रहे हैं, वो अल्फा कण जो नाभिक से b दूरी से गुजरेगा उसका प्रकीर्णन, ये देखो ये लाइन जो बनाई है मैंने डैश डैश, ये अल्फा कण नाभिक से b दूरी से गुजर रहा है और इसका प्रकीर्णन कितने कोण से हो गया, ये थीटा कोण से प्रकीर्णन हो गया। यानी जब कोई भी अल्फा कण नाभिक के से b दूरी से गुजरेगा उसका प्रकीर्णन थीटा कोण से होगा। ये देखिए जो भी नाभिक b दूरी से गुजरेगा उसका प्रकीर्णन थीटा कोण से होगा। अब देखिए जैसे जैसे अल्फा कण की दूरी नाभिक से बढ़ती जाएगी तो प्रकीर्णन कोण कम होता चला जाएगा, और दूर चला जाएगा ना अल्फा कण, दूर से गुजरेगा तो और प्रकीर्णन कोण और कम हो जाएगा। जैसे जैसे अल्फा कण नाभिक के नज़दीक आता जाएगा b डिस्टेंस से कम होता जाएगा। अल्फा कण इस रास्ते से आया तो देखिए प्रकीर्णन कोण बढ़ गया, ये हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक ये प्रकीर्णन कोण यानी थीटा से ज़्यादा हो गया, और नज़दीक से गुजरा तो थीटा और ज़्यादा प्रकीर्णन कोण हो गया, और ज़्यादा प्रकीर्णन हो गया उसका। कहने का मतलब ये है वे अल्फा कण जो नाभिक को घेरे हुए क्षेत्रफल पाई b स्क्वायर में से गुजरेंगे, ये क्षेत्र नाभिक को चारों ओर एक वो बना लो, वृत्त बना लो,
लंबवत अल्फा कणों की दिशा के लंबवत एक वृत्त बना लिया हमने, उसकी त्रिज्या क्या है b। तो वे अल्फा कण, जितने भी अल्फा कण हैं जो इस वृत्त से गुजरेंगे, वृत्त की परिधि से टच होते हुए या वृत्त के अंदर से गुजरेंगे, तो उनका प्रकीर्णन थीटा कोण या उससे अधिक कोण से होगा। यानी वृत्त की परिधि से गुजरेगा तो थीटा कोण से हो जाएगा, वृत्त की परिधि के अंदर आ जाएगा तो प्रकीर्णन कोण बढ़ जाएगा, थीटा से ज़्यादा हो जाएगा, और अंदर आएगा तो और ज़्यादा हो जाएगा। यानी वे सभी अल्फा कण जिनका जो नाभिक के इस क्षेत्रफल से गुजरेंगे, पाई बी स्क्वायर क्षेत्रफल से गुजरेंगे, उनका प्रकीर्णन थीटा कोण या इससे अधिक कोण से होगा। ये चीज़ ध्यान से समझ लेना। जब b डिस्टेंस से गुजरेंगे तब तो थीटा कोण से प्रकीर्णन हो रहा है, जब डिस्टेंस b से कम हो जाएगी तो प्रकीर्णन का एंगल और बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस कम हो जाएगी तो और एंगल बढ़ जाएगा। यानी इस क्षेत्रफल के अगर कोई बाहर से गुजर रहा है अल्फा कण तो उसका प्रकीर्णन थीटा कोण से कम से होगा, लेकिन इस क्षेत्रफल से गुजरने पर अल्फा कण का प्रकीर्णन या तो थीटा कोण से होगा या उससे अधिक कोण से होगा। थीटा कोण से कब होगा? जब वो एग्जैक्टली यहाँ परिधि पर से गुजरेगा तो थीटा कोण से हो जाएगा, और अंदर से गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा कहीं से, तो प्रकीर्णन कोण थीटा से ज़्यादा हो जाएगा। इस वृत्त के बाहर से गुजर जाएगा, यहाँ से गुजर जाएगा, तो प्रकीर्णन कोण थीटा से कम हो जाएगा। तो ये क्षेत्रफल इसलिए बनाया हमने कि पाई बी स्क्वायर क्षेत्रफल से गुजरने वाले सभी अल्फा कणों का प्रकीर्णन थीटा कोण या इससे अधिक कोण से होगा। ये समझाने के लिए मैंने ये चित्र बनाया है। तो आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।